नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे तंबाकू की कि उससे दूरी है ज़रूरी और मौका है वर्ल्ड नो टोबैको डे का। जी हां, हर साल ये दिन आता है और तंबाकू पे बातचीत होती है, लेकिन अच्छा दुख की बात है कि हर साल ये आंकड़े और बढ़ते चले जाते हैं और तंबाकू जैसी जानलेवा चीज़ हर साल ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाती है। तो आखिर क्या है ये तंबाकू का रोग, क्यों इससे छुटकारा नहीं मिल पाता, हर साल क्यों ज़्यादा इससे जाने जाती हैं, क्यों भारत जैसे देश में इसका शिकार बहुत ज़्यादा लोग हैं और इससे छुटकारे के लिए क्या हो सकता है? क्या अवेयरनेस ही एकमात्र तरीका है या कोई और कानूनी तरीके हो सकते हैं? किस तरीके से तंबाकू जैसी चीज़, और वो किसी भी फॉर्म में हो, वो सिगरेट हो, वो सूखी तंबाकू हो या किसी अन्य तरीके से ली जा रही हो, लेकिन है तो आखिरकार आपके स्वास्थ्य की, आपकी जान की दुश्मन। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। जागरूकता ही वो हथियार है जिससे आप कई तरह के युद्ध लड़ सकते हो और ख़ासतौर पे जो व्यसन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें तो ऐसी चीज़ से ही दूर किया जा सकता है। तो बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे, बताते हैं कि क्या स्थिति है तंबाकू की और उससे होने वाली परेशानियों रोगों की देश के अंदर। एक नज़र डालते हैं क्या हाल है। देखिए भारत का हाल देखिए, पुरुष जो हैं कुल जनसंख्या के नंबर हैं, आंकड़ा भी आपको बता दूं जो अवेलेबल है वो 2016-17 का है, लेकिन जो फुल्ली है, ऐसे तो हर साल आंकड़े आते हैं लेकिन जो एक पूर्ण आंकड़ा है, सिगरेट और बीड़ी, पुरुष कुल आबादी का 19% जो पुरुषों का है वो सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल करता है और अन्य तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करता है, वो करीब 30% है। उसी तरह महिलाओं में भी ये प्रतिशत ऐसे तो कम है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन चिंताजनक ज़रूर है। 2% सिगरेट और बीड़ी कुल आबादी का महिलाओं में यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं और अन्य तंबाकू उत्पाद जो हैं वो भी करीब 12% या कह लें तो 13% के आसपास हैं। तो अगर दोनों को मिला लें पुरुष महिला तो कुल आबादी का 10% या ऑलमोस्ट 11% सिगरेट और बीड़ी का सेवन करता है। वहीं अन्य तंबाकू उत्पादों का भी सेवन जो है वो करीब 21% से ज़्यादा है। यानी कि कुल मिला के 30% से ज़्यादा जो आबादी है वो तंबाकू के इस्तेमाल को कर रही है। इधर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है भारत। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि आबादी तो बड़ी है और उसी के कारण बड़ा हिस्सा भी जो है वो तंबाकू कंज्यूम कर रहा है। करीब 26 करोड़ से ज़्यादा तंबाकू के आदी थे एक आंकड़े के मुताबिक, जो कि 2016-17 का आंकड़ा है। और इसके अलावा पुरुष में जैसा हमने आपको बताया 42% और महिलाओं में 14%। ये कुल आबादी का हिस्सा है जो किसी प्रकार से तंबाकू ले रहे हैं और करीब 10% से ज़्यादा लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। और ये डिटेल आंकड़े हैं जो बढ़ते ही चले जाएंगे। 20 करोड़ लोग गुटखा खैनी खाते हैं और गांव गरीब अनपढ़ ज़्यादा इसके शिकार हैं। और इससे होने वाले जो रोग हैं वो आप सब जानते हैं कि कैंसर और कई जानलेवा रोग होते हैं। तो क्यों हमारे देश में स्थिति इतनी बुरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज चर्चा में कई बड़े मेहमान शामिल हो रहे हैं। देश के कई जाने माने डॉक्टर्स का पैनल हमने बनाया है। हमारे साथ हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल गोयल साहब, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट HIMS के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित बत्रा और सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य प्रकाश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गोयल, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये आंकड़े हमने दिखाए और जैसा मैंने कहा कि आंकड़ा हर साल पिछले साल के मुकाबले और बढ़ जाता है और ख़राब हो जाता है। आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से हो रहा हो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि ये होना चाहिए कि अवेयरनेस के साथ वो धीरे धीरे कम होना चाहिए? देखिए, इसके काफी सारे कारण हैं। जैसे हमें पता है टोबैको कंजम्पशन हमारे देश में हमेशा एक कल्चरल फिनोमिनन रहा है। हमेशा से ही, जब पुराने जमाने में भी, चाहे गांवों में या फिर बहुत ही रिमोट एरियाज में भी आप देख लीजिए, वहां पे भी लोग किसी ना किसी लोकल फॉर्म ऑफ टोबैको यूज करते थे। आज हो बस ये रहा है बिकॉज ऑफ द सर्विलेंस और ये जो सर्वे हो रहे हैं ये इनकी कवरेज ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ टोबैको है जैसे बीड़ी सिगरेट जर्दा खैनी ये सब पकड़ में ज्यादा आता है। बट आई फील हमेशा से ही ये टोबैको लोग खाते रहे हैं। इसका एक मेन कारण ये है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग टोबैको उन पे एक्चुअली कोई भी कंट्रोल नहीं है। आज भी आप दिल्ली में आप कहीं भी आप चले जाएंगे, वेरी इजीली आपको कहीं भी, चाहे स्कूल के आसपास का एरिया हो या कोई भी एरिया हो, आपको बहुत ही आसानी से टोबैको आराम से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सब कारण है इन द सरोगेट मार्केटिंग। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी खूब टोबैको के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनसे ऑफ कोर्स यूथ इन्फ्लुएंस होती है और वो टोबैको का कंजम्पशन चालू कर देते हैं। आई फील दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर।
डॉक्टर बत्रा, तो किस फॉर्म में टबैको सबसे खराब है? वैसे तो हमें लगता है इन जनरल कि हर फॉर्म में खराब है, लेकिन शहरी इलाकों में बीड़ी सिगरेट मतलब जो धुएं वाला व्यसन है उसका प्रयोग ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। यंग आबादी भी उसका खूब प्रयोग करती है, और जैसा डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि गांव में तो पुरानी ही प्रथा है जहां पर हम वो सूखी खैनी, हाथ से मसला हुआ जर्दा चूना, वो सब सिस्टम चलता है। फिर भी कौन सा फॉर्म ज़्यादा आपके लिए खतरनाक है? देखिए, हमें इस सवाल में नहीं जाना चाहिए कि कौन सा ज्यादा खराब है, वरना इससे गलत मैसेज जाएगा कि बिल्कुल, आप कोई बात सही कह रहे ऐसा है जो कम खराब है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि कोई भी तंबाकू का जो भी चीज किसी भी फॉर्म में आता हो वो सेफ नहीं है, और कोई भी मात्रा भी सेफ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जरा सा ले लो, एक सिगरेट ले लो, तो ना तो कोई भी टाइप का तंबाकू सेफ है, ना किसी भी मात्रा में सेफ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इससे कम नुकसान है, उससे ज्यादा है। थोड़ी भी मात्रा और कोई भी प्रकार हो, तंबाकू आपकी सेहत के लिए खराब ही है। डॉक्टर प्रकाश, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या करती है तंबाकू अंदर जाके? सर, बेसिकली तंबाकू में ऐसे कई सारे केमिकल रसायन होते हैं जो शरीर के अंदर जाके म्यूटेशंस यानी कि बदलाव पैदा कर सकते हैं हमारे जीन्स में, जिसके कारण से कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा भी तंबाकू जो है, अगर वो स्मोकिंग के फॉर्म में है तो बाकी बीमारियां जैसे कि लंग की बीमारियां और हार्ट की बीमारियां करने की क्षमता रखता है, जो कि धीरे धीरे बदलाव ला के शरीर के अंदर उसकी कैपेसिटी को ख़राब करके करता है। जी जी, डॉक्टर गोयल, एक तंबाकू जैसे मैंने कहा, ऐसा तो नहीं होता है कि सेवन अब किसी ने शुरू किया और तुरंत ही उसको कोई प्रॉब्लम हो गई। ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कुछ लोगों में, हम देखते हैं कि वो जीवन भर उन्होंने उपयोग किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों में हम देखते हैं कि उन्होंने जितना भी समय उपयोग किया तो कैंसर और तमाम दूसरे तरह के रोग उनको हो गए। ये क्या होता है अंदर? कुछ लोगों के लिए तो खराब नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जानलेवा, ऐसा क्यों? ये होता ऐसा है कि हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरीके से बनी है। हम हर बॉडी, हर पेशेंट का, जो भी हम जितने भी हम लोग हैं, हमारा एक जेनेटिक मेकअप है, हमारा डीएनए सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। So some patients are already prone to develop some kind of cancer or some kind of diseases. उसके अलावा आप जिस तरह का आप डाइट ले रहे हैं, आपका पॉल्यूशन वाले एरिया में आप रह रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मिला के कैंसर या सीओपीडी या हार्ट डिजीज या कोई भी इस तरीके की बीमारी करते हैं। सो टोबैको, अगर एक डेफिनेट एक पर्सन है जो कि अपनी पूरी जिंदगी टोबैको खाता रहा, पर हो सकता है कि उसकी बाकी की सारी चीजें ठीक थी तो उसको कैंसर नहीं होगा। लेकिन एक हो सकता है कि किसी इंसान ने बाकी की सारी चीजें खराब थी, डाइटिंग ठीक नहीं थी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, या फिर पॉल्यूशन वाले एरिया में रहता था, उसके ऊपर अगर एडेड थोड़ा सा भी टोबैको आ गया, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ही था कैंसर के लिए, या कुछ वायरस के इन्फेक्शंस होते हैं अगर वो थे, उसके ऊपर अगर थोड़ा भी टोबैको ऐड हो गया तो फिर वो कैंसर या वो डेवलप हो जाएगा। अब देयर इज नो डेफिनेट वे टू ascertain which patient has the genetic makeup for cancer और which patient does not have। तो इसलिए हम ऐसा कभी नहीं बता सकते कि आपके लिए सेफ है, आपके लिए नहीं सेफ है। ये हर पेशेंट के लिए, हर इंसान के लिए अनसेफ ही है, इसलिए टोबैको को नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर गोयल, इन दिनों जैसा आपने कहा कि दूसरे ढेर सारे कारण, हम तो यूं भी देख रहे हैं कि कैंसर धीरे धीरे नंबर 2 पोजीशन पर आ गया है जान लेने वाली लिस्ट में। बहुत कॉमन हो चला है। पहले तो सिर्फ हम फिल्मों में, किस्से कहानियों में पढ़ते थे लोगों को कैंसर, लेकिन अब तो हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से पता लग जाता है कि फला आदमी को कैंसर निकला, इस रिश्तेदार को या घर में ही। तो अगर कैंसर के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके जो भी रीजन हो, तो आप क्या हम इसका ये रेफरेंस निकाल सकते हैं कि जब इन जनरल कैंसर का खतरा इतना बढ़ गया है, ऊपर से वो चीजें जो कैंसर की कारक मानी जाती है, सिगरेट, तंबाकू, अगर वो थोड़ी बहुत भी ऐड होती हैं तो चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे? डेफिनेटली एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास जो डेटा है उसमें ऐसा देखते हैं कि जितने भी कैंसर पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 1/3 वो वाले कैंसर हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टोबैको की वजह से होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2/3 केसेस तो उस तरीके के होंगे जिनका टोबैको से लेना देना नहीं है, लेकिन 1/3 केसेस वो वाले होंगे जो टोबैको की ही वजह से ही होते हैं। इसमें मेजरली होते हैं जो हमारे मुंह के कैंसर है, जीभ का कैंसर, लिप कैंसर, ये वाले स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये वाले कैंसर होते हैं। सो अगर किसी भी तरीके से बाय लेजिस्लेशन, बाय अवेयरनेस और बाय एनी काइंड ऑफ मेथड इफ वी कैन कंप्लीटली स्टॉप द टोबैको यूजेस, तो आई फील दैट अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% केसेज ऑफ कैंसर कैन बी टोटली प्रिवेंटेड। तो ये तो एक
टोबैको तो एक सिंगल हैंडेडली बहुत बड़ा रीजन है जो कि कैंसर करवाता है, और मेरे ओपिनियन में इट शुड बी कंप्लीटली बैंड। ठीक है, तो डॉक्टर अंकित बत्रा, ये भी एक बड़ी विडंबना है, जैसे कपिल साहब कह रहे हैं कि इसे टोटली बैन होना चाहिए। भारत में भी, दुनिया के दूसरे देशों में भी अवेयरनेस के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सिगरेट के पैकेट पर ऐड हैं या तंबाकू गुटखे के पैकेट पर ऐड हैं, कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि ये इतना ही खराब है और इतना ही हानिकारक है, तो सरकारें क्यों नहीं इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा? देखिए, रेवेन्यू का जरिया है, पर मैं नहीं मानता कि कोई किसी भी देश के लिए इन चीजों से इतना रेवेन्यू आ रहा होगा कि वो किसी और चीज में, मतलब देश को एकदम दिक्कत ही पड़ जाएगी पैसों की, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर भी ये इतने लंबे समय से आज तक इन चीजों पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए? देखिए, रेवेन्यू से ज्यादा उससे होने वाली जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, उसके ऊपर ज्यादा खर्चा हो जाता है, नंबर 1। दूसरी जो आपने बात करी कि इतना आसान क्यों नहीं है, तो सारी विभिन्न एजेंसियों ने, सरकारों ने करके देखा है कि जैसे पहले टैक्स बढ़ाया, वार्निंग दी, एजुकेशन बढ़ाई, लेकिन हम बहुत ज्यादा इसमें कामयाब अभी तक नहीं हो पाए। हमें और ज्यादा चीजें कुछ करनी है। तो इस बार जो WHO ने थीम रखी है कि भाई, जो वो थीम है वो यही है कि जो लोग तंबाकू उगा रहे हैं, जो जिसकी रोजी रोटी इस पे निर्भर है कि भाई तंबाकू उत्पाद पे, तो उनको सबसे पहले हम स्टेबलाइज करें और उनकी रोजी रोटी किसी और चीज में लगाएं। तो सबसे पहले जो इस बार की थीम है वो ये है कि भाई, हम जो इस बार जो वी नीड फूड नॉट टोबैको, तो जो लोग तंबाकू उगा रहे हैं, पहले हम उनको एजुकेट करें कि आप किसी और प्रकार की चीज उगाइए ताकि आपकी रोजी रोटी भी ना छिने। तब धीरे धीरे हम दूसरी दिशाओं में चल पड़ेंगे, ताकि हम जो लोग इस पे निर्भर हैं, जिनके परिवार चल रहे हैं, उनको पहले हमें स्टेबलाइज करना है। क्योंकि हमने बाकी सारी चीजें करके देख ली, हमने वार्निंग देके देख ली, हमने एजुकेट करके देख लिया, हमने टैक्सेस लगा के देख लिए, हमने इसके प्राइस बढ़ा के देख लिए, लेकिन इसका उपयोग कम नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली WHO ने इस बार बड़ी अच्छी थीम निकाली है कि पहले जो लोग तंबाकू उगा रहे हैं, जो फार्मर्स इसके पीछे हैं, जो इंडस्ट्री इसके पीछे हैं, पहले उसको स्टेबलाइज किया जाए दूसरी और दिशाओं में, ताकि उनकी रोजी रोटी ना छिने, और तब हम धीरे धीरे आगे अगली सीढ़ी पे चढ़ सकें, ताकि इसको धीरे धीरे हम हटा सकें। जी, नहीं, ये ठीक है डॉक्टर आदित्य प्रकाश, ये WHO का या किसी भी सरकार का एक नज़रिया ठीक हो सकता है कि एक वर्ग होगा जो तंबाकू की खेती या इससे बने उत्पादों के ऊपर जिनका घर चलता होगा, लेकिन सही बात है, उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन किसी का घर सिर्फ इस आधार पे नहीं चल सकता कि किसी और के घर का वो सत्यानाश कर दे। तो ये बात तो सही है कि एक बैलेंस बिठाना होगा, लेकिन क्या अब इस पर वक्त आ गया है कि आप कड़े नियम बनाएं, कड़े कानून बनाएं, और अगर जरूरत पड़ती है तो एक तरफा बैन का भी इसमें हो? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या किसी दुनिया के किसी देश ने इससे पहले ऐसा किया है, अगर आपकी जानकारी में हो? सर, बेसिकली बैन तो नहीं, कंप्लीटली बैन तो नहीं, लेकिन हाँ, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेल एंड परचेज प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में 1965 के दशक के आसपास ये था कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी तंबाकू या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक कैटेगोरिकल वार्निंग रहेगी कि टोबैको से कैंसर होता है। इसके अलावा लगभग 1969 के आसपास ये हुआ कि उन्होंने टीवी में जो सरोगेट एड्स या इस तरह के टोबैको प्रमोटिंग एड्स चल रहे थे उन पे अधिनियम लाके उनको बैन करा। इंडिया में यही चीज़ अगर आप देखेंगे तो लगभग 1975 में जाके हम लोग टोबैको के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे उस पे हम लोग एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर पाए, और सन 2000 में जाके हम लोग अपने टीवी और रेडियो मीडिया में इस तरह के एड्स को रोक पाए जो कि तंबाकू या तंबाकू से बने हुए उत्पादों को प्रमोट करते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत यही है कि इन दिनों तो जो सिगरेट के पैकेट हुए, तंबाकू के पैकेट हुए, उस पर काफ़ी कहना चाहिए कि विभत्स सी तस्वीर होती है जिसको देखकर काफ़ी प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि उससे कुछ होता है। लोग उसका कंजम्पशन अभी भी कर ही रहे हैं। डॉक्टर गोयल, एक चीज़ है जो डिस्टिंक्ट करती है तंबाकू के दो अलग अलग प्रोडक्ट को, एक जैसे खैनी खाना कह लीजिए, तंबाकू चूना वाला जो सिस्टम है, जो कोई खा रहा है तो चलिए उस व्यक्ति को तो खुद को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो सिगरेट पीता है वो पैसिव स्मोकिंग के भी केसेस और नंबर बहुत बड़े हैं, जहां पर आसपास के लोगों को उसका ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिनकी आदत नहीं है, जिनके लंग्स उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये सिगरेट उस मायने में और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मैं एक रिसर्च भी पढ़ रहा था कि कुछ शरीर का जो खासतौर पे ये असर करता है आपके दिल पर, हृदय का जो लेफ्ट चैम्बर है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सिगरेट के धुएं से। डेफिनेटली
डेफिनेटली एक पैसिव स्मोकिंग तो है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज जैसे कि हम देखते हैं, अगर आप स्पेशली आप गांवों में जाएंगे या टियर 3 सिटीज में जाएंगे, वहां पे छोटे घर होते हैं, जैसे एक ही कमरे का घर होता है जहां पे 5-6 लोग रह रहे होते हैं और एक साथ, और उनमें से अगर कोई भी एक मेंबर ऑफ द फैमिली, यूजुअली मेल होता है, वो स्मोकिंग करता है, तो जो भी बच्चे होते हैं वहां पे या साथ में जो भी फैमिली मेंबर होते हैं वो भी पैसिवली स्मोक कर लेते हैं। सो दिस इज वन। अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो जितने भी डिस्कोथेक हैं, पब्स हैं, क्लब्स हैं, इस तरह की जो भी जगह जहां पे पब्लिकली एवरीबडी इज स्मोकिंग, तो वहां पे भी जो लोग स्मोक नहीं कर रहे होते हैं उनको भी पैसिव स्मोकिंग हो जाती है। तीसरी चीज है कि एयर पॉल्यूशन इटसेल्फ, जो कि अभी दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे भी आप देखेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली एक दिन में हम लोग जितनी सांसें ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्विवेलेंट टू 15 to 20 सिगरेट्स पर डे। तो ये पैसिव स्मोकिंग की कुछ चीजें हैं जिनसे एनीवे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली गवर्नमेंट की कुछ लेजिस्लेशन तो है ही पैसिव स्मोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि आप दिल्ली में देखेंगे और शहरों में भी देखेंगे तो आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। कोई पार्क है, कोई मॉल है, कोई जिम है या फिर इस तरीके के कोई मार्केट प्लेसेस है, वहां पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। ऑल्दो प्लस माइनस किसी जगह अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाते हैं, कुछ जगह अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, बट आई फील ऑब्वियसली पैसिव स्मोकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे स्पेस कम होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो एक कॉमन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो अर्बन एरियाज में दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि स्मोकिंग की समस्या या फिर तंबाकू, गुटखा, कुल मिलाकर तंबाकू से बने किसी भी फॉर्म में जो भी उत्पाद है उससे कितनी बड़ी समस्या है, वो कितने रोगों को आमंत्रित कर रही है, उसके लिए अभी तक क्या हुआ और उसका कितना प्रभाव पड़ा है। लेकिन चलिए, अवेयरनेस ही ऐसी चीज़ों में की रहती है। अब किसी को अगर छोड़ना है, क्योंकि ये भी एक तरीके का एडिक्शन है, तो उसके क्या तौर तरीके हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, वो 10 बार छोड़ते हैं, फिर शुरू हो जाता है, छूटता नहीं है। तो क्या कारगर तरीके हो सकते हैं इसको छोड़ने के, और साथ में आप क्या इसमें डॉक्टर्स की मदद ली जा सकती है अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है? ये कुछ 1-2 महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे जो इस ब्रेक के बाद हम उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। तंबाकू दूरी है जरूरी, एक अवेयरनेस की कोशिश हो रही है विश्व नो टोबैको डे के आसपास, और कोशिश यही कि अवेयरनेस के जरिए इसमें जितना सुधार लाया जा सके उतना अच्छा। ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई कि क्या नुकसान है, आप देख लेते हैं कि कैसे इससे निजात पाई जाए। डॉक्टर बत्रा, जैसा मैंने जिक्र किया, बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं छोड़ने की, लेकिन क्योंकि एक एडिक्शन है, वो छोड़ते हैं, फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो जाता है, फिर छोड़ते हैं, फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो जाता है। तो क्या ये विल पावर की कमी है या फिर टेक्निकली थोड़ा मुश्किल होता है, इंटरनली कुछ ऐसा हो जाता है? कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, दोनों ही चीजें हैं, विल पावर की कमी भी और टेक्निकली भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ये बहुत ही निकोटीन का एडिक्शन है। तो इसमें बहुत सी चीजें जरूरी हैं, परिवार का साथ भी बहुत जरूरी है और एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो तंबाकू छोड़ना चाहता है उसके साथ बैठना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है कि क्या क्या समस्या है, उसने क्यों शुरू करा, उनके जीवन में कुछ स्ट्रेस है या कुछ जो है जिसकी मिटाने के लिए वो लेते हैं। तो उन सब चीजों को सबसे पहले दूर करना बहुत जरूरी है। फिर उनको एडवाइस करना पड़ता है कि भाई इस सब चीज के क्या क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान है, आपकी हेल्थ पे क्या नुकसान है, फाइनेंशियली क्या नुकसान है, और आपके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी क्या क्या नुकसान है, और सिवियरिटी ऑफ एडिक्शन, कि उनको कितना एडिक्शन है वो जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सबको एक ही लेवल का एडिक्शन हो, तो सबके लिए समस्या बहुत अलग अलग है। दूसरा, फिर जब भी वो छोड़ रहे हैं या उनकी हमें मदद करनी है, तो सिजेशन के टाइम पे जब हमें टोबैको सिजेशन में हेल्प करनी है, तो बहुत एक वो जर्नी होती है जिसके लिए कदम कदम पे उनके साथ चलना पड़ता है, और अलग अलग मेथड जो भी हैं छुड़वाने के, वो उनके लिए अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें एक लंबा समय लगता है, लंबी प्रक्रिया लगती है, और डॉक्टर के साथ साथ जो छोड़ने वाला व्यक्ति है उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है, और साथ में परिवार की भी बहुत जरूरत है कि वो उसे समझाए बुझाए और उसकी सहायता करे उसे छोड़ने में, ताकि क्योंकि काफी लोग जो होते हैं स्ट्रेस की वजह से या जीवन में कुछ भी परेशानी होती है तब वो दोबारा उसमें चले जाते हैं। तो वो सब चीजें उनके जीवन से कुछ समय के लिए दूर रखनी बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर आदित्य प्रकाश, बहुत सारी मतलब च्यूइंग टैबलेट्स हो गई या कुछ दवाइयाँ भी हो गई, कभी हर्बल के नाम पे, कभी इसके नाम पे बाजार में मिलती हैं, जो ये दावा करती है कि वो सिगरेट एडिक्शन छुड़ा सकती है या फिर वो तंबाकू का एडिक्शन छुड़ा सकती है किसी और फॉर्म में। क्या वो कारगर होती है? सर, यूजुअली ऐसा हमारे पास कोई डेटा नहीं है साइंटिफिक जिसके बेसिस पे हम क्लेम कर सकें कि ये सब दवाइयाँ कारगर हैं। ये कोई रैंडमाइज फेज 3 ट्रायल्स के थ्रू दवाइयाँ नहीं आई हैं, या साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि इनके कोई एविडेंस आया जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकें। कुछ दवाइयाँ ज़रूर हैं जो US FDA और इंडियन ड्रग अप्रूवल अथॉरिटीज़ ने पारित करी हैं तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए,
पर यूजुअली इनका सेवन जो होता है एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या जो डी एडिक्शन क्लिनिक्स होते हैं उसके मार्फत से करना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स का क्या नुकसान हो जाएगा ये आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह का चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर गोयल, एट लास्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो तो ओकेजनली तंबाकू का सेवन कर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट हो या किसी और फॉर्म में। क्या रेगुलर और ओकेजनल करने में अंतर होता है कि एक व्यक्ति को कम नुकसान होगा और जो रोज कर रहा है उसको ज़्यादा, या फिर जैसा आप में से किसी ने कहा कि इवन एक बार भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही घातक है? राइट जैसा पहले भी डॉक्टर बत्रा ने बताया था कि हमें ये प्रमोट नहीं करना चाहिए कि इतना तंबाकू खाना या इतने सिगरेट पीना हमारे लिए सेफ है, ऐसा प्रमोट हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी ओकेजनली भी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार भी आप सिगरेट पीते हैं, या सम पीपल से कि आई स्मोक ओनली व्हेन आई ड्रिंक अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट, सो इवन दैट लेवल इज नॉट सेफ, कंप्लीटली सेफ, बट डेफिनेटली इट्स अ क्वांटिफाइबल थिंग। सो अगर एक पर्सन हर दिन में 10-10, 15-15 सिगरेट पिए जा रहा है और एक है जो दूसरा पर्सन है जो 15 दिन में एक सिगरेट पिए जा रहा है, देन ऑब्वियसली रिस्क जो डेली ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है उसको ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, ये एम्फेसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हफ्ते में एक सिगरेट भी पी रहा है उसको भी हेल्थ रिस्क है और वो भी नहीं पीना चाहिए, पर अब जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे ये सब चीजें उतना आपको ज्यादा रिस्क होगा, वो तो है ही। ठीक है, अति तो किसी भी बात की बुरी है, लेकिन जो चीज़ें ही बुरी हैं उनकी क्या अति और क्या उनको गैप से पीना या ओकेजनली पीना, तो बेहतर तो यही है कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखिए समय भी इतना ख़राब है। हमने चर्चा की कि कई तरह के रोग इन दिनों आ रहे हैं, पोल्यूशन है, वही अपने आप में अभी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब की हवा में आप लगभग उतना पोल्यूशन होता है कि सिगरेट्स के बराबर हो जाता है 10 से 15, तो ऊपर से आप एडिशनल डालेंगे तो और स्वास्थ्य खराब होने के अलावा क्या होगा। तो जैसा हमने शुरू में कहा, अवेयरनेस ही इसका एक मुख्य तरीका हो सकता है। आज हमारे तीनों ही डॉक्टर्स ने बताया कि क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे आप इससे निजात भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आदी हो गए तो फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप समझेंगे कि ये कितना नुकसानदायक है आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए, तो शायद ज़रूर आपके अंदर भी ये भाव आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही डॉक्टर्स का, आज वक्त निकाला आपने और अवेयरनेस की इतनी अच्छी और बढ़िया बातें हमें बताई। धन्यवाद।